निहारिका एक सरकारी टीचर थी। साथ ही बच्चों को लेकर वो बहुत ही सख्त थी। उसे अपनी क्लास में किसी भी तरह का शोर और हंसी मजाक पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन निहारिका क्लासरूम में थी। तभी कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। ये क्लासरूम है ये सब्जी मंडी, आपस में इतनी ज्यादा बातचीत क्यों कर रहे हो तुम सब? एग्जाम सर पे हैं, लेकिन तुम सब में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भूल गए क्या कि मैं तुम्हारी निहारिका मैम हूँ? मुझे अपनी क्लास में बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं आता। बेटा प्रिया, तुम्हारा मुंह बंद होगा या नहीं, या फिर मुझे मजबूरन तुम्हें क्लास से बाहर करना पड़ेगा? मैम, मैं तो बस एग्जाम से रिलेटेड बात कर रही हूँ। एग्जाम से रिलेटेड किसी को कोई बात नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो बातचीत करनी थी मुझे वो मैं कर चुकी हूँ। सिलेबस पूरा खत्म है और अब रिवीजन करना है तो अपने आप करो। इसमें ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ना तुम्हें किसी की हेल्प लेनी है। सारे बच्चे अपना रिवीजन खुद करेंगे और ये बात ना मुझे दोबारा रिपीट करना ना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तुम 8th क्लास में हो और आगे जाके तुम क्या करोगे, कैसे करोगे? बोर्ड के एग्जाम आएंगे, यही तुम्हारी हरकत रहेगी, तब तुम कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इसीलिए खुद पे भरोसा रखो। रिवीजन करनी है तो खुद करो, अपने आप करो। इतना बोलकर निहारिका अपने क्लास से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद लंच हो जाता है। सारे बच्चे लंच कर रहे थे। तभी निहारिका के क्लास के 3 बच्चे प्रिया, अंजना, राहुल आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, यार, इस निहारिका मैडम ने तो पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं एग्जाम कैसे दूंगी, कैसे पास होंगी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया मेरा तो। यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैडम ने क्या पढ़ाया हमें, क्योंकि हमें तो हमेशा चीटिंग करने के भरोसे ही रहते थे ना। और इसके साथ तो अभी तक हम नकल करके पास हुए। हमें क्या पता था कि शादी के बाद हमारी मैडम बदल जाएंगी और ये निहारिका मैडम जब तक रहेंगी तब तक नकल करना तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा यार। वही तो, श्रुति मैडम कितनी अच्छी थी। जब भी वो क्लास में रहती थी तो मैडम के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता था और मैडम अपनी आशिकी में इतनी ज्यादा मस्त हो जाती थी कि हम पूरा पेपर नकल मारकर क्लियर कर देते थे। लेकिन ये निहारिका मैडम तो क्लास में अपना फोन भी नहीं उठाती। मुझे तो लगता है कि इस बार हम फेल हो जाएंगे। चल गाइस, ऐसी बातें मत कर। फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। लड़का होके इतनी जल्दी डर जाता है तू। अरे कुछ उपाय सोच, क्या करे और क्या ना करे। अबे वो चिमकांडी सोचने में थोड़ा सा समय लगता है। वो निहारिका मैडम है, क्लास में सीखने तो देती नहीं है, नकल मारना तो बहुत दूर की बात है। बाकी तू टेंशन मत ले, कुछ तो प्लान बनाते हैं ना। अगर फेल हो गया तो जानती है ना, पापा किसी गैराज में काम करने के लिए लगा देंगे और तुम दोनों की तो शादी हो जाएगी। और लड़कियों का क्या है, सरकारी नौकरी वाले से शादी करती हैं और सेट हो जाती हैं। दिक्कत तो हम लड़कों को होती है। अरे यार बस भी कर, कितनी बकवास करता है। तो आजकल के समय में लड़की हो या लड़की, सबके लिए जरूरी है पढ़ाई करना। लेकिन फिर भी सच्चाई जानने के बाद ना हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों, कब कॉलेज लाइफ आएगी हमारी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो तीनों बच्चे जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि पूरा साल तो उन्होंने कुछ ही नहीं किया था। अब वो योजना बनाना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से हम नकल मारे, वो भी निहारिका के नाक के नीचे रहकर, जो कि संभव नहीं था। देखते ही देखते एग्जाम का दिन नजदीक आ जाता है। सबसे पहला पेपर हिंदी का था। निहारिका बच्चों के चारों ओर चक्कर लगाया करती। इन सब से राहुल, अंजना, प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और चौका मारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम करने का समय खत्म हो जाता है। निहारिका सबका पेपर शीट ले लेती है। बेचारे वो तीनों स्कूल से घर आते हैं और आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, मुझे तो लगता है राहुल कि हम फेल हो जाएंगे। आज हम तीनों ने कुछ भी नहीं किया, बस अपना नाम लिख कर आए पेपर शीट पर। ऐसे ही रहा तो क्या होगा? कुछ उपाय करना पड़ेगा ना, वरना निहारिका तुम्हें पास ही नहीं होने देगी। टेंशन मत ले प्रिया, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। कल का पेपर हमारा बहुत अच्छा जाएगा। अब देख कैसे हम पास होते हैं। एक पेपर तो खराब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा पेपर इतना अच्छा होगा हम तीनों का, जो कि पूरी क्लास में कोई नहीं कर पाएगा। अबे ऐसा क्या करेगा, मुझे भी बता दे। तुम दोनों कल देखना कि मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही अगले दिन निहारिका सभी बच्चों के अटेंडेंस लेने के बाद उन सभी को आंसर शीट देती है। तभी राहुल उठकर निहारिका के पास आता है और बोलता है, मैम, आज मैं आपके लिए लड्डू लेकर आया हूँ, लीजिए आप प्लीज। मैम, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मेरा बर्थडे है और मेरी मम्मी ने कहा था कि अपनी मैम को दे देना। आप मेरी फेवरेट मैम हो, प्लीज ले लो। अच्छा चलो, हैप्पी बर्थडे राहुल।
वैसे तुम्हारा बर्थडे है इसलिए लड्डू खा रही हूँ, वरना मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ इतना फ्रैंक नहीं होती, क्योंकि बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं। चलो अभी अपना एग्जाम करो। राहुल निहारिका को लड्डू खिला देता है। थोड़ी ही देर बाद निहारिका के पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है। दरअसल निहारिका का पेट खराब होने लगता है। बेचारी बार बार मजबूरन क्लास को छोड़कर वॉशरूम के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इसी बीच राहुल, अंजना और प्रिया तीनों मौका देखकर चौका मारना शुरू कर देते हैं और अपना पूरा का पूरा पेपर नकल मारकर कर लेते हैं और पूरी क्लास में सबसे पहले उन्हीं तीनों का पेपर हो जाता है। थोड़ी देर बाद निहारिका क्लास में आती है। तभी वो तीनों अपना आंसर शीट निहारिका को देते हुए उनसे बोलते हैं, क्या हुआ मैम? और हमारे एग्जाम हो गए, अब मेरा आंसर शीट रख लीजिए। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करके आ गए तुम तो। हाँ मैम, मेरा भी हो गया है और अब हम मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है आज। उन तीनों की हरकत से निहारिका समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। निहारिका आंसर शीट में से ही उन तीनों से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, लेकिन वो तीनों निहारिका का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। निहारिका अब पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि जरूर इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है, लेकिन बेचारी का पेट इतना ज्यादा खराब था कि पूरी क्लास को पता चल जाता है कि मैडम का पेट खराब हो गया है। ऐसे ही अगले दिन निहारिका सीसीटीवी कैमरे में क्लास के बच्चों की सारी हरकतों को नोटिस करती है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि प्रिया, राहुल और अंजना तीनों मिलकर के एग्जाम कर लेते हैं। ये देखकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और प्रिंसिपल को उन तीनों की इन हरकतों के बारे में बता देती है। इसके बाद प्रिंसिपल उन तीनों बच्चों का नाम काट कर हमेशा हमेशा के लिए हटा देती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धोखे से की गई कोई भी चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई के आगे झुकना ही पड़ता है। भावना को अपने गोरे और सुंदरता पर काफी घमंड था। वो अपने गोरे रंग के सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी और वो अपने देवर की शादी भी अपनी बहन मेनका से करवाना चाहती थी। पर भावना का देवर अर्पित काजल नाम की एक लड़की से प्यार करता था, इसलिए जब भावना उससे शादी की बात करती है तो अर्पित साफ साफ शादी के लिए मना कर देता है। माफ करना भाभी, पर मैं आपकी बहन मेनका से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों देवर जी, आखिर मेरी बहन में कोई कमी है क्या? वो भी तो मेरी तरह सुंदर और गोरी है और आप जितनी पढ़ी लिखी भी। लेकिन आपने किस वजह से मेरी बहन को रिजेक्ट किया? क्योंकि भाभी, मैं आपकी बहन से प्यार नहीं करता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। बहुत जल्द मैं उस लड़की से आप सभी को मिलवा दूंगा। प्लीज अब आप मुझे अभी शादी के लिए फोर्स मत करें, क्योंकि मैं सिर्फ काजल से ही शादी करूंगा। अपने देवर के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर भावना को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना गुस्सा अपनी सास पर निकालती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपके बेटे ने तो पहले से ही मेरे लिए देवरानी रख रखी है और आपके लिए बहू। फिर क्यों आपने मुझसे कहा कि मैं जाके देवर जी से बात करूं कि वो मेरी बहन से शादी करे? वो तो मेरी बहन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या अर्पित ने पहले से ही कोई लड़की देखी हुई है? पता नहीं इस लड़के ने कैसी लड़की पसंद की होगी। खैर कोई बात नहीं बहू, जो होना था वो हो गया। अब मैं अर्पित की पसंद तो बदल नहीं सकती, पर हाँ तुझसे एक वादा करती हूँ, मेरी प्यारी बहू हमेशा तू ही बनकर रहेगी। ये सुनकर भावना का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्पित काजल को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए घर लेकर आता है। काजल ज्यादा सुंदर नहीं थी और उसका रंग भी सांवला था। काजल को देखकर भावना हंसने लगती है और काजल के सामने अपने रंग रूप का गुणगान करने लगती है। देवर जी, आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? इस बदसूरत लड़की से? अरे यही मिली थी आपको, इसे मेरी देवरानी बनाना चाहते हैं आप। लोग क्या बोलेंगे कि जेठानी इतनी सुंदर और गोरी और देवरानी ऐसी बदसूरत काली। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? जरा सोच समझकर बोलिए। और वैसे भी इंसान का रंग रूप नहीं देखा जाता, उसका दिल देखा जाता है। और मैंने दिल से काजल को पसंद किया है और मैं इसी से शादी भी करूंगा। अर्पित बेटा, अपनी ना सही पर मेरी इज्जत की तो परवाह किया कर। मेरी एक बहू तो चांद का टुकड़ा है और एक बहू कोयले का टुकड़ा। हाँ, मेरी दोनों बहुओं में जमीन और आसमान का फर्क है। तूने कभी सोचा भी है लोग क्या कहेंगे? माँ, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की बातें करेंगी, पर आप जब इस तरह की बातें कर रही हैं तो लोग तो कहेंगे ही।
वैसे भी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मन बना लिया है कि मैं शादी काजल से ही करूंगा और अपनी पूरी जिंदगी काजल के ही साथ रहूंगा। अगर आप लोग काजल को अपना सकते हैं तो ठीक है, वरना आपका बेटा इतना काबिल है कि वो अपनी बीवी को अपने साथ रख सके। अर्पित की बातें सुनकर पवित्रा डर जाती है और इसे शादी के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द अर्पित काजल से शादी कर लेता है। शादी के बाद अर्पित को यही लगता है कि उसकी माँ और भाभी ने उसकी बेबी काजल को दिल से अपना लिया है, पर ऐसा नहीं था। अब अर्पित ऑफिस के लिए चला जाता है, पर अर्पित के जाने के बाद भावना और पवित्रा मिलकर काजल को परेशान करती है। हाय देवरानी जी, आप रसोई में काम कर रही हो और एक तो पहले से ही तुम्हारा रंग सांवला है, ऊपर से मेकअप करने के बाद भी तुम सुंदर नहीं लगती हो। मेरी मानो तो चूल्हा चौका से दूर रहो। अगर इसी तरह से गैस के सामने खड़ी होकर खाना बनाती रहोगी ना तो तुम काले बैंगन की तरह काली हो जाओगी। भाभी मेरा रंग रूप तो पहले से ही बेकार है, अगर और भी बेकार हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। आपको अपने रंग रूप की चिंता करनी चाहिए। इस तरह मेरे पास खड़े होने से कहीं असर आप पर भी ना हो जाए। काजल भावना को जवाब दे देती है और काजल का ये जवाब भावना बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में अपनी देवरानी को थप्पड़ मार देती है। ये सब कुछ पवित्रा अपनी आंखों से देखती है, पर फिर भी वो सारा दोष काजल पर ही डालती है। काजल बहू, तेरी यही औकात है। अगर तू अपनी औकात से बढ़कर कुछ बोलेगी ना तो तुझे इसी तरह से रोक दिया जाएगा। हम तुझे सिर्फ अर्पित की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना तुझ जैसी लड़कियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तू बस इस घर में नौकरानी है, इसीलिए अपनी हद में रहना, वरना आज थप्पड़ खाया है ना तूने, कल को जूते भी पड़ सकते, समझी। इतना बोलकर पवित्रा और भावना काजल का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और भावना अपनी मासूम देवरानी को इसी तरह से दबा कर रखती है। अब समय के साथ साथ काजल को भी अत्याचार सहने की आदत हो जाती है। अब काजल से थोड़ी सी भी कोई गलती होती तो भावना और पवित्रा मिलकर उसे डांटते और मारते थी। ऐसे ही एक दिन सब्जी जल जाती है, जिस पर भावना अपनी सास पवित्रा के साथ मिलकर उसे जलाने की कोशिश करने लगती है। तूने जानबूझ के ये सब्जी जलाई है ना, अब जब तेरा हाथ जलेगा तब तुझे पता चलेगा कि जली हुई सब्जी कितनी बेकार लगती है। शायद हाथ जलने के बाद तुझसे ये गलती दोबारा ना हो। नहीं माँ जी, नहीं दीदी, ऐसा मत करो। आपसे ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। आज के लिए मुझे माफ कर दो, और अत्याचार मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। देख रही हो माँ जी कैसे हमें ये धमकी दे रही है। काजल अपनी जेठानी और सास के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, पर वो दोनों नहीं मानती और उसका हाथ जला देती है। पर तभी वहाँ अर्पित आ जाता है और वह अपनी माँ और भाभी का असली रूप देख लेता है और उनसे कहता है, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी काजल के साथ ऐसा कुछ करने की? आखिर आप लोग इतना दर्द किसी इंसान को कैसे पहुंचा सकते हो? और काजल, तुमने कभी मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अब मैं समझा तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान कैसे आते रहे। मैं बेवकूफ हूँ जो कभी समझ नहीं पाया। ऐसा मत कहो अर्पित, ये सब कुछ मैंने आपके लिए तो किया है। अगर मैं आपको सच बता देती, आपके दिल में माँ जी और दीदी के लिए नफरत पैदा हो जाती और मैं आपकी आंखों में अपनी माँ और भाभी के लिए नफरत नहीं देख सकती। नफरत तो अब मुझे हो चुकी है। मैं आप दोनों को आपकी हरकतों के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। भाभी, आपको अपने गोरे रंग का घमंड है ना? जब आप जेल जाओगी तब पुलिस वाले आपका सारा घमंड मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। और माँ, तुम खुद को माँ कहती हो, भला कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? आप सबको इसकी सजा मिलेगी। नहीं बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तेरी भाभी ने किया है। इसने ही मेरा दिमाग खराब किया है। और तू जानता है ना इस घमंडी को कैसी है ये। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। माँ जी, आप सारा बिल मुझ पे ही क्यों फाड़ रही हैं? इसमें आपका भी तो बराबरी का हाथ है। नहीं अर्पित, इन्हें माफ कर दीजिए। ये आगे से ऐसा नहीं करेंगी। इन्हें एक और मौका दे दो। अगर तुम कह रही हो काजल, तो मैं इन्हें एक मौका और दूंगा, पर इन्हें माफ नहीं करूंगा। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। जहाँ मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूंगा। अब अर्पित काजल को अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर कभी मुड़कर अपने घर वापस नहीं आता। अर्पित के जाने के बाद पवित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था। उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी
एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का। इस तरह से पंडित जी हिमांशु का रिश्ता परी नाम की लड़की से करवा देते हैं। परी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। परी की माँ बहुत लालची थी। वो शुरू से ही चाहती थी कि उसकी बेटी का ससुराल अमीर हो, जहाँ उसकी बेटी राज कर सके। पर शादी के बाद जब परी देखती है कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके जेठ और जेठानी पर है, तो वो अपनी जेठानी से अंदर ही अंदर जलने लगती है। मुझे लगा था मैं हिमांशु के घर में सबसे छोटी हूँ, तो वो सब हमें चाहते होंगे, लेकिन यहाँ सबसे चहेती तो जेठ जेठानी जी हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां भी इन्हीं दोनों के कंधे पर है। मैं तो बस इनकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अरे परी, क्या हुआ? तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी। अच्छा दीदी, वैसे जेठ जी इतने लेट क्यों आते हैं? अरे परी, तुम्हारे जेठ जी का अपना खुद का रेस्टोरेंट है, इसीलिए रेस्टोरेंट बंद करते करते उन्हें 11-12 बज जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा लेट घर आते हैं, और जिस दिन जल्दी आते हैं उस दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अब कल की ही बात ले लो, वो मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आए। सोने का हार? जो भी कहो, मौज तो इस अर्पिता की ही है। इसका पति रोज इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, और एक मेरा पति है जो आज तक मुझे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रदीप अर्पिता के लिए पायल लेकर आता है। ये देखकर परी अंदर ही अंदर अपनी जेठानी से और ज्यादा जलने लगती है। इस घर के मालिक तो जेठ जी हैं। घर की सारी बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है। मेरी शादी तो एक भिखारी से हो गई। क्यों ना मैं जेठ जी के ऊपर डोरे डालूं और अपनी प्यारी सी जेठानी की सौतन बन जाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। बस एक बार मैं जेठ जी को अपने काबू में कर लूं, फिर ये घर की धन दौलत, प्रदीप जी और उनके लाए हुए तोहफे, सब कुछ मेरा होगा। इस तरह से परी अपने जेठ को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने का सोचती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे परी बहू, ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या? हम सबको पार्टी में जाना है। नहीं माँ जी, मुझे सब याद है, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप सब पार्टी में जाओ, मैं आराम कर लेती हूँ। अगर ऐसी बात है परी, तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ तुम्हारी देखभाल करने। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। आप क्यों मेरी वजह से यहाँ रुकेंगी? जाइए ना आप, मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इस तरह से परी सभी को पार्टी में भेज देती है और खुद प्रदीप का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही रात को प्रदीप घर आता है, परी बड़े ही प्यार से अपने जेठ जी के लिए खाना लगाने लगती है। ये सब देखकर प्रदीप को बड़ा ही अजीब लगता है और वो परी से कहता है, अरे परी, तुम पार्टी में नहीं गई क्या? और इतनी रात हो गई, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं जेठ जी, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेरी तो आंख लग गई थी, पर आप आए तो मेरी आंख खुल गई। आइए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं परी, मुझे नहीं खाना, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा, मैं अपने रूम में जाता हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर प्रदीप अपने कमरे में जाने लगता है और तभी परी गिरने का नाटक करती है। अब जल्दी से प्रदीप परी को जाकर उठाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो ना परी? नहीं जेठ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, अचानक से चक्कर आ गया और मैं गिर गई। लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है, मुझे उठा नहीं जा रहा। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हैं? परी को दर्द में देखकर अब प्रदीप से रहा नहीं जाता और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे उसके कमरे तक ले जाता है। अब जैसे ही प्रदीप परी को बेड पर रखने वाला होता है कि तभी लाइट चली जाती है और इसी मौके का फायदा परी उठाती है और कस के अपने जेठ को पकड़ लेती है। नहीं प्रदीप जी, मुझे नीचे मत उतारो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम इसी तरह मुझे अपनी बाहों में पकड़े रखो ना। परी को इस तरह से डरा सहमा देख अब प्रदीप भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब प्रदीप परी के झूठे प्यार में फंस जाता है और इस तरह से छुप छुप कर प्रदीप परी को महंगे महंगे तोहफे देने लगता है। परंतु एक दिन जब प्रदीप परी के लिए तोहफा लेकर आता है
तो वो परी को फोन पर उसकी माँ से बात करते हुए सुनता है। माँ, बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी इस घर पर राज करेगी, राज, क्योंकि तुम्हारी बेटी की बातों में इस घर का राजा आ चुका है। बस आज रात को मैं अपने पूरे घर वालों को जहर दे दूंगी सिवाय प्रदीप के, और उनके सामने रोने का छोटा मोटा नाटक करके उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं और प्रदीप जी रहेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं परी को छोड़ूंगा नहीं। मैं सबको इसकी सच्चाई बता दूंगा और इसे घर से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। इतना बोलकर प्रदीप परी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और घर वालों को सुना देता है। अब सभी को परी की काली करतूत का सच पता चल जाता है, जिसके बाद हिमांशु और तारा मिलकर परी को घर से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदीप हाथ जोड़कर अपनी बीवी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने मन ही मन परी को अपनी बीवी मान लिया था, और तुम्हारी सौतन, वो तो भगवान का भला हो जो समय रहते मुझे उस लड़की की सच्चाई पता चल गई और मैंने अपने घर वालों को बचा लिया, वरना आज चालाक लड़की की वजह से मैं आप सबको खो देता। प्रदीप जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी बहक जाता। हम सबको क्या पता कि परी इतनी खराब लड़की है। उसने तो आपकी और मेरी जिंदगी के साथ साथ देवर जी की भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आज आपकी वजह से हम सब जिंदा हैं और वो लड़की इस घर से बाहर। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। इसके लिए तू खुद को दोषी मत मान। हाँ भैया, वैसे भी हम सब जितनी जल्दी पुरानी बातों को भूलेंगे हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि प्रदीप की गलती नहीं होती, इसलिए प्रदीप के घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था, उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का।